नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र हिंदी माध्यम में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्न हल करने जा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि को असर करने वाले मुख्य दो परिबल है, एक का नाम जन्म दर और दूसरा मृत्यु दर। जनसंख्या वृद्धि को असर करने वाले मुख्य दो परिबल है, जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर और मृत्यु दर में उत्पन्न अंतर ही जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण माना जाता है। अर्थात जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो, ये दोनों का अंतर, अथवा जन्म दर कम हो मृत्यु दर अधिक है। अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर में जब अंतर उत्पन्न होता है, जो मैंने आपको बताया कि जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो, ये जो अंतर उत्पन्न हुआ वह जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। दूसरे शब्दों में कहे तो ऊंचा जन्म दर और नीचे मृत्यु दर के कारण ही जनसंख्या में वृद्धि होती है। जन्म दर का अर्थ हम समझते हैं। प्रत्येक जन्म दर का अर्थ है प्रत्येक वर्ष प्रति 1000 की जनसंख्या पर, प्रत्येक वर्ष प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बालकों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। जन्म दर का सूत्र है जन्म दर बराबर वर्ष दौरान मतलब प्रत्येक वर्ष दौरान नवजात जीवित बालकों की संख्या बटे कुल जनसंख्या गुना 1000। ये जन्म दर प्राप्त करने का सूत्र है। वर्ष दौरान नवजात जीवित बालकों की संख्या बटे कुल संख्या गुने 1000। जन्म दर को प्रतिशत में दर्शाया नहीं जाता है, अपितु प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर गिना जाता है। जनसंख्या में कुल कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसकी जानकारी जन्म दर के आधार से प्राप्त होती है। जनसंख्या नीति निर्धारित करने में जन्म दर के आंकड़े अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो इस तरह से आपने समझ लिया होगा कि जनसंख्या वृद्धि को असर करने वाले मुख्य दो परिबल है, जन्म दर और मृत्यु दर। जब जन्म दर और मृत्यु दर में उत्पन्न अंतर होता है, अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर में जब अंतर आता है, तब जनसंख्या वृद्धि होती है। अगर हम ऐसा कहें कि जन्म दर ऊंचा होता है और मृत्यु दर नीचा होता है, तो भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। जन्म दर की परिभाषा है प्रत्येक वर्ष प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बालकों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। जन्म दर का सूत्र है वर्ष दौरान नवजात जीवित बालकों की संख्या बटे कुल जनसंख्या गुने 1000। जन्म दर को प्रतिशत में दर्शाया नहीं जाता है, अपितु प्रत्येक 1000 की जनसंख्या को या जनसंख्या पर गिना जाता है। जनसंख्या में कुल कितनी बढ़ोतरी हुई है, इस जानकारी को जन्म दर के आधार से ही प्राप्त होती है। आप यहाँ पर कोष्टक देख रहे हैं, भारत में जन्म दर का प्रमाण वर्ष 1951 आज़ादी के बाद का समय 1000 व्यक्ति पर जन्म दर 39.9, 2011 में 21.8, यानी जहाँ पर जन्म दर 39.9 था घटकर 21.8 हुए, अर्थात दोनों के बीच कितना अंतर आया, 18 अंतर आया, यानी 18.1 आप कह सकते हैं। 18 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी नीचे की लाइन में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। इसी को विश्लेषण और परिणाम देखते हैं। भारत में 1951 में जन्म दर का प्रमाण 39.9 था, जो 2011 में घटकर 21.8 अर्थात 18.1 का अंतर हो गया। जो ये अंतर है 18.1 का, वो यह दर्शाता है कि मंद दर पर जन्म दर में कमी हो रही है या निर्देशित करता है, जिसके मुख्य कारण में जन्म दर मंद हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है, शिक्षा का नीचा स्तर, पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा, आय की नीची सतह, सपाटी की जगह सतह का भी उपयोग कर सकते हैं, इत्यादि को गिना जा सकता है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अंतर तो हुआ है, जन्म दर का प्रमाण घटा तो है, लेकिन जितना हमें उम्मीद थी
जितनी हमें अपेक्षा थी कि घटेगा उतना नहीं घटा, और ये कम घटा है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो पहला आपने कारण पढ़ा, शिक्षा का नीचा स्तर, मतलब आज भी भारत जितना शिक्षित होना चाहिए इतने लोग शिक्षित हो पाए नहीं हैं। दूसरा, पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा, एक या दो लड़कियों के बाद पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है, जिसके कारण बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है। आय की नीचे सतह, यानी जो हमारा प्रति व्यक्ति आय है वह काफ़ी नीचा है, इसलिए हमारे यहाँ जन्म दर में कमी तो हुई है लेकिन मंद दर पर, यह बताने की कोशिश की जा रही है। दूसरा आता है मृत्यु दर का अर्थ। वर्ष दौरान प्रति 1000 की जनसंख्या पर, वर्ष दौरान प्रति 1000 की जनसंख्या पर मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। वर्ष दौरान प्रति 1000 की जनसंख्या पर मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर का सूत्र है, एक वर्ष दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या। मृत्यु दर बराबर एक वर्ष दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या बटे कुल जनसंख्या गुने 1000। जनसंख्या में कुल कितनी कमी होती है इसका ख्याल मृत्यु दर के आधार पर प्राप्त होता है। वर्ष के दौरान कुल मृत्यु के अंक को किसी निश्चित माप में दर्शाने से जनसंख्या में होने वाली कमी को निश्चित रूप से समझा जा सकता है। इसके पहले आपने जन्म दर के बारे में पढ़ा, जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी को हम जन्म दर के द्वारा माप सकते हैं, और मृत्यु दर से जनसंख्या में कितनी कमी हुई है यह माप सकते हैं। कोष्टक आप देख सकते हैं, भारत में मृत्यु दर का प्रमाण 1951 में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु दर 27.4, 2011 में प्रति 1000 व्यक्ति पर मृत्यु दर 07.1 अर्थात 7.1, दोनों के बीच आप अंतर देख सकते हैं, 20.3 का अंतर है। 20.3 का अंतर पाया गया है कि 1951 में 1000 व्यक्ति पर मृत्यु दर 27.4 था, लेकिन 2011 में मृत्यु दर 7.1 है। अब आप देख सकते हैं, इसके पहले आपने जन्म दर पढ़ा, 21.8 जन्म दर है 2011 में, और मृत्यु दर मात्र 7.1। तो यह जो अंतर दिख रहा है काफ़ी, इसी अंतर के कारण भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। इसका विश्लेषण और परिणाम देखते हैं। भारत में 1951 में मृत्यु दर का प्रमाण 27.4 था, जो 2011 में घटकर 7.1 हो गया, और अंतर निकला 20.3 हो गया। इस प्रकार जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर में अधिक कमी आई, जिसके मुख्य कारण आए। क्यों कम आया मृत्यु दर, जन्म दर की तुलना में क्यों कम हो गया? तो इसके मुख्य कारण है अकाल पर नियंत्रण, जीवन स्तर में सुधार, पौष्टिक आहार, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार एवं बढ़ोतरी, शिक्षा का बढ़ता व्याप, मतलब शिक्षा काफ़ी व्यापक रूप से बढ़ा है, चिकित्सा विज्ञान एवं शल्य क्रिया के क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण संशोधन, शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण इत्यादि को माना जा सकता है। तो ये जो अभी मैंने आपको पंक्तियां बताई, लाइन बताए पैराग्राफ में, ये आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि भारत में मृत्यु दर कम होने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, तो ये आपको कारण बताने हैं। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कितने कारण हैं? 2 कारण हैं, जन्म दर और मृत्यु दर, जिसके दौरान आपने जन्म दर की परिभाषा और जन्म दर निकालने का सूत्र सीखा। दूसरा, मृत्यु दर परिबल के बारे में, मृत्यु दर की परिभाषा और मृत्यु दर को कैसे निकाला जा सकता है, कैसे गिना जा सकता है, उसका सूत्र देखा। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण आपको याद हो गए, या जनसंख्या वृद्धि के कारण के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, ऊंचे जन्म दर के महत्वपूर्ण कारण। अगला प्रश्न है, ऊंचे जन्म दर के महत्वपूर्ण कारण। भारत में ऊंचे जन्म दर के लिए जिम्मेदार कारणों को मुख्य 3 भागों में बांटा जा सकता है।
प्रथम सामाजिक परिबल में, दूसरा आर्थिक परिबल और तीसरा अन्य परिबल। तो अभी अभी हमने जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि भारत में जन्म दर इतना अधिक क्यों है। तो इसके जो कारण हैं उसे 3 भागों में बांटा गया: सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, अन्य परिबल, अथवा सामाजिक परिबल, आर्थिक परिबल, अन्य परिबल। सर्वप्रथम हम जानकारी प्राप्त करते हैं सामाजिक परिबल। सामाजिक परिबल का पहला नंबर है सार्वत्रिक विवाह प्रथा। सभी जगह भारत के कोई भी क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षित राज्य हो, चाहे शिक्षित का प्रमाण कम हो, सभी राज्यों में विवाह प्रथा लागू पड़ती है, विवाह प्रथा देखने को मिलती है। भारत में विवाह यह धार्मिक संस्कार है। विवाह न करने वाले व्यक्ति के प्रति समाज शंका की दृष्टि से देखता है। इससे बचने के लिए प्रत्येक स्त्री पुरुष अनिवार्य रूप से विवाह के बंधन से जुड़ते हैं, चाहे वो दिव्यांग हो, मतलब अपना अपाहिज जो विकलांग हो, ये भी अपवाद नहीं, इन्हें भी विवाह संबंध में जोड़ दिया जाता है। विकसित देशों की तुलना में भारत में प्रत्येक स्त्री विवाह करती है। इस प्रकार सार्वत्रिक विवाह प्रथा से भी जन्म दर ऊंचा रहता है। और आप सभी लोग जानते हो कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। इस बंधन में सभी को बंधना रहता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, या अपाहिज क्यों ना हो, सभी को, सभी स्त्रियों, सभी पुरुषों को ये धार्मिक संस्कार के बंधन में जुड़ना है, जो एक जन्म दर बढ़ने का मुख्य कारण माना गया है। सामाजिक परिबल का दूसरा कारण है कम उम्र में विवाह और विधवा पुनः विवाह। एक तो कम उम्र में यहाँ विवाह कर देते हैं, दूसरा अगर स्त्री विधवा हो गई तो फिर से उसका विवाह कर दिया जाता है, अन्यथा समाज में उसे शंका की दृष्टि से देखते हैं। देश में बाल विवाह विरोधी कानून होने के बावजूद कई क्षेत्रों में बाल विवाह की प्रथा कायम है, अर्थात आज भी बाल विवाह देखने को मिलता है। विशेष तौर पर स्त्रियों के कम उम्र में विवाह करने से उनका गर्भ अवधि काल खूब लंबा हो जाता है, अर्थात उनका गर्भ धारण करने की क्षमता का समय काफ़ी लंबा होता है, जिसके कारण वे खूब अधिक बच्चों को जन्म देने में सक्षम होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आपने देखा कि कम उम्र में स्त्रियों का विवाह हो जाता है, लड़कियों का विवाह हो जाता है, जिसके कारण गर्भ धारण करने का जो समय काल है वो काफ़ी लंबा बन जाता है, जिसके कारण वो खूब अधिक बच्चों को जन्म दे सकते हैं। और इसका सबसे मुख्य कारण ये भी है बाल विवाह का कि हमारे भारत के अधिकतर क्षेत्रों में दहेज प्रथा लागू है। बाल विवाह में दहेज प्रथा से बचने के लिए, उसके भार से बचने के लिए लोग इस तरह का प्रथा को अपनाते हैं। देश में विधवा पुनः विवाह का कानूनी अमल होने से उसे व्यापक समर्थन मिला है, जिसके कारण विधवा पुनः विवाह सामान्य होता जा रहा है, जिसके कारण भी जन्म दर ऊंचा देखने को मिलता है। तो हमने 2 तरीके के प्रथा देखे सामाजिक परिबल में। पहला देखा सार्वत्रिक विवाह प्रथा, दूसरा कम उम्र में विवाह और विधवा पुनः विवाह। तीसरा प्रथा की ओर बढ़ते सामाजिक परिबल में पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पुत्री की अपेक्षा पुत्र को 3 कारणों से अधिक महत्व दिया जाता है। प्रथम कारण पू नामक नर्क में से निकालने वाला पुत्र। यह कहावत प्रचलित है कि अगर हमें नर्क से बाहर निकालेगा तो कौन निकालेगा? पुत्र। लेकिन ये सही नहीं है। अग्नि देने के लिए किसका अधिकार होता है? पुत्र को। वंश वृद्धि को आगे ले जाने के लिए भी पुत्र आवश्यक है। वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा प्राप्त करने के लिए पुत्र प्राप्ति है। इसलिए पुत्र प्राप्ति को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं और इस पुत्र प्राप्ति के कारण या पुत्र प्राप्ति करने के चक्कर में संतानों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। तो सामाजिक परिबल में पहला हमने पढ़ा सार्वत्रिक विवाह प्रथा, दूसरा कम उम्र में विवाह और विधवा पुनः विवाह, तीसरा पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा। और आगे हम शुरुआत करते हैं। अगला आता है अंतिम प्रथा संयुक्त परिवार प्रथा। भारत के ग्रामीण विस्तारों में
संयुक्त, संयुक्त मतलब जॉइंट फैमिली, चाचा चाची ये सारे लोग रिश्तेदार जुड़े हुए रहते हैं, अलग नहीं रहते बल्कि जॉइंट होकर, जॉइंट फैमिली जिसे हम कहते हैं। भारत के ग्रामीण विस्तारों में संयुक्त परिवार प्रथा व्यापक प्रमाण में प्रचलित है। परिणाम स्वरूप यहाँ बालकों के पालन पोषण की आर्थिक जिम्मेदारी परिवार के अन्य सदस्यों पर बढ़ जाती है, जिससे अधिक बालक बोझ रूप नहीं लगता। अर्थात आज भी भारत के ग्रामीण विस्तारों में संयुक्त परिवार प्रथा होने से बालकों की संख्या अधिक होने पर भी बालकों का जो पालन पोषण की जिम्मेदारी है, जो भार है, वह परिवार के अन्य सदस्यों में बढ़ जाती है, जिसके लिए यह बोझ रूप नहीं लगता। परिणाम स्वरूप जन्म दर हमेशा कैसा रहता है? ऊंचा रहता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने सामाजिक परिबल में 4 प्रथा पढ़ी। अब हम लोग दूसरे परिबल को समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है आर्थिक परिबल। दूसरा परिबल आता है आर्थिक परिबल, जिसमें पहला नाम है शिक्षा का नीचा स्तर। शिक्षा और जनसंख्या वृद्धि के बीच का संबंध अत्यंत जटिल है। यह बात स्त्री शिक्षा से विशेष रूप से जुड़ी हुई है, संलग्न है। पर्याप्त शिक्षा के अभाव में छोटे परिवार के महत्व को आसानी से समझा नहीं जा सकता। अर्थात शिक्षा का पूरा ज्ञान न होने के कारण, शिक्षा के अभाव के कारण छोटा परिवार कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को लोग समझ पाते नहीं हैं। परिणाम स्वरूप परिवार का कद बड़ा रखने की ओर अधिक रुझान, झुकाव देखने को मिलता है। इसके अलावा स्त्रियों में शिक्षा के स्तर और बालकों की संख्या के बीच व्यस्त संबंध संपूर्ण विश्व में देखने को मिलता है। अर्थात एक तो स्त्रियों की शिक्षा का स्तर भी कम है, और 2 बालकों के बीच जो बच्चों का अंतर होना चाहिए, उम्र का अंतर होना चाहिए, वर्षों का अंतर होना चाहिए, वह भी देखने को नहीं मिलता। निरक्षर स्त्रियों की तुलना में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त स्त्रियां कम बच्चों को जन्म देने की वृत्ति रखती है। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि स्त्रियों में शिक्षा का नीचा स्तर होने के कारण वह बच्चों के बीच अंतर भी नहीं रख पाती और कम बच्चों के महत्व को समझ पाती नहीं है, जिसके कारण देश में निरक्षरता और अल्प शिक्षा के कारण जन्म दर ऊंचा देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जिन स्त्रियों ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है वह कम बच्चों के जन्म देने की वृत्ति रखती है, लेकिन भारत देश में निरक्षरता और अल्प शिक्षा के कारण जन्म दर हमेशा ऊंचा दिखाई देता है। दूसरा परिबल, आर्थिक परिबल में दूसरा नाम आता है आय का नीचा स्तर। परिवार की आय नीची हो तो अधिक बालकों का जन्म जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूंजी समझा जा सकता है। अर्थात जितने अधिक बच्चे होंगे उतने अधिक काम करने वाले होंगे और उतने अधिक पैसे लाएंगे, जिससे कि आय स्तर ऊंचा होगा और जीवन की आवश्यकता को पूरा कर सकते। ये समझकर वह बच्चों को जिम्मेदारी नहीं मानते बल्कि पूंजी समझते हैं। अधिक हाथ, जिसका अर्थ है अधिक हाथ जगन्नाथ कहावत से वशीभूत होकर बालक भविष्य में परिवार की आय में बढ़ोतरी करेगा, ऐसी आशा रखी जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि परिवार में जितने अधिक बच्चों का जन्म होगा, काम उतने अधिक करने वाले लोग होंगे और उतना ज़्यादा आय प्राप्त होगा। जिसे इस कहावत से समझा जा सकता है, अधिक हाथ जगन्नाथ कहावत से वशीभूत होकर बालक भविष्य में परिवार की आय में बढ़ोतरी करेगा, ऐसी आशा रखी जाती है। आज भी चाय की लारी अथवा छोटी होटलों में रोजगार से जुड़े हुए बालकों को देखा जा सकता है। आर्थिक परिबल में तीसरा नाम आता है बाल मृत्यु दर का ऊंचा प्रमाण। जीवित जन्मे हुए प्रति 1000 बालकों में से 1 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के पूर्व, मतलब 1 वर्ष का उम्र पूर्ण करने से पहले मृत्यु को प्राप्त होने वाले बालकों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहा जाता है। 1951 में बाल मृत्यु दर 1000 जीवित बालकों में से 146 थे। 2011 में 1000 जीवित बालकों में से 41.40 हुआ। भारत में
विकसित देशों की तुलना में बाल मृत्यु दर का प्रमाण बहुत ऊंचा है। भारत में 1951 में बाल मृत्यु दर 146 था, जो 2011 में घटकर 41.40 हो गया। यह दर काफ़ी ऊंचा है। बाल मृत्यु दर ऊंचा होने के कारणों में गरीबी, पुत्री जन्म की उपेक्षा, पोषणयुक्त आहार का अभाव, स्त्रियों में गर्भपात का प्रमाण, पालन पोषण की प्राचीन मान्यता, अपर्याप्त आरोग्य विषयक सुविधाएं, दो बालकों के बीच का कम अंतर इत्यादि है। तो ये जो मैंने आपको पैराग्राफ बताया, ये 2 नंबर में भी आपसे पूछा जाएगा कि बाल मृत्यु दर ऊंचा होने के कारण बताइए, तो ये आप कारण बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों, आर्थिक परिबल जिसमें शिक्षा का नीचा स्तर, दूसरा आय का नीचा स्तर, तीसरा बाल मृत्यु दर का ऊंचा प्रमाण हमने समझा। अब हम तीसरे परिबल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा परिबल जिसका नाम है अन्य परिबल। पहला नंबर ऊंचा प्रजनन दर। वर्ष दौरान 15 से 49 वर्ष की उम्र वाली स्त्रियों में प्रति 1000 स्त्रियों की कोख से जन्म देने वाले जीवित बालकों की संख्या को प्रजनन दर कहते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वर्ष दौरान 15 से 49 वर्ष की उम्र वाली, वर्ष यानी 1 वर्ष, प्रति वर्ष भी कह सकते हैं, यानी 1 वर्ष दौरान 15 से 49 वर्ष की उम्र वाली स्त्रियों में प्रति 1000 स्त्रियों की कोख से जन्म देने वाले जीवित बालकों की संख्या को प्रजनन दर कहते हैं। भारत में जनसंख्या ढांचे की विशेषता ऊंचा प्रजनन दर है। बालक को जन्म दे सके ऐसी 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं के संदर्भ में इस विशेषता की जांच करें तो 1961 में इस आयु वर्ग में निहित महिलाओं के लिए औसत जीवित बालकों की संख्या 6 थी, जो 2011 में घटकर 3 हो गई। अपितु यह प्रमाण भी ऊंचा माना जाता है। औसत जीवित बालकों के ऊंचे प्रमाण के लिए मुख्य 2 परिबल जिम्मेदार है। एक, भारत में कम उम्र में होने वाले विवाह के कारण महिलाओं में मातृत्व धारण करने का समय अर्थात गर्भ अवधि काल लंबा देखने को मिलता है। जो हमने पहले ही पढ़ा कि कम उम्र में विवाह होने से गर्भ धारण करने का जो समय काल होता है वो अधिक लंबा हो जाता है। दूसरा, मातृत्व धारण कर सके ऐसी महिलाओं में अविवाहित महिलाओं का प्रमाण अत्यंत कम है। तो इस तरह से अन्य परिबल में पहला नाम आता है उच्च प्रजनन दर। और हमारे भारत देश में मातृत्व धारण करने के अवसर काफ़ी अधिक लंबे दिखाई देते हैं। और अंतिम आता है दूसरा, परिवार नियोजन संबंधी जानकारी का अभाव। परिवार नियोजन अर्थात आयोजित प्रयास द्वारा मातृत्व और पितृत्व द्वारा परिवार को समझदारी पूर्वक मर्यादित रखना तथा 2 बालकों में बीच समय मर्यादा निर्धारित करना, जिसे हम परिवार नियोजन कहते हैं। लेकिन यह हमारे भारतीय समाज में देखने को नहीं मिलता। भारतीय समाज में व्यापक गरीबी, सामाजिक रीति रिवाज तथा धार्मिक मान्यताओं के साथ शिक्षा के नीचे प्रमाण के कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम में अवरोध पैदा हुआ है। इसके अलावा ये सभी के कारणों से अवरोध पैदा हुआ। इसके अलावा भी ये परिवार नियोजन से संबंधित विविध साधनों की जानकारी और इन साधनों का अपर्याप्त प्रमाण भी जन्म दर की ऊंची सतह प्रदान करती है। एक तो हमारे यहाँ शिक्षा का प्रमाण कम है, लोगों में परिवार नियोजन का सही अर्थ नहीं समझ पाए, और गरीबी, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक मान्यता, शिक्षा का नीचा प्रमाण के कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। और दूसरा ये कारण है कि परिवार नियोजन से संबंधित जो साधन है उसकी जानकारी का भी अभाव है, और जो साधन है वो सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं है, जिसके कारण जन्म दर हमेशा ऊंचा रहता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने सीखा ऊंचा जन्म दर होने के कारण, जन्म दर ऊंचा होने का कारण 3 कारण हुए, सामाजिक परिबल, आर्थिक परिबल, अन्य परिबल। तो ये आपको
एक साथ प्रश्न में पूछा जा सकता है अथवा तीनों में से कोई भी परिबल आपको समझाने के लिए पूछा जा सकता है।